हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, दोबारा शुरू से शुरू करें। इंटरनल ऑडिट फंक्शन अपन कल पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे कि इंटरनल ऑडिटर का काम अपन कैसे यूज करें। इंटरनल ऑडिटर का काम अपन दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, या तो उसके काम को यूज करो या उसको यूज करो। ठीक है, उसके काम को यूज करो, जो उसने काम कर लिया उसको यूज करो। ठीक है, या दूसरा तरीका होता है वेस। अपन वेस पढ़ रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटर का काम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं। दो तरीके से, उसके काम को यूज कर लो या इंटरनल ऑडिटर को यूज करो। उसको बोलो तू ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर, हम हमारे हिसाब से। तू ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर हमारे हिसाब से। ठीक है, हम जैसे बोले वो काम कर, मतलब उससे अपना काम करवा लो। या तो उसका किया हुआ काम यूज कर लो या उससे अपना काम करवा लो। ठीक है, आई बात समझ में? या तो उसने फाइल बना रखी है तो उसकी फाइल ही ले लो, ला दे दे तेरी फाइल। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से फाइल बनवा लो उससे। तो अब अगर अपन ये दो बात यहाँ लिखी है, ये लिखने से पहले वो है कुछ बात बोलता है हेडिंग के ऊपर। वो ऐसे बोलता है कि भले इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, मगर कुछ प्रोसेस इंटरनल ऑडिटर ऐसे परफॉर्म करता है, ऐसे परफॉर्म कर सकता है मैं परफॉर्म, जो सिमिलर होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर के। तो भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, मगर इंटरनल ऑडिटर कुछ प्रोसेस ऐसे परफॉर्म कर सकता है जो सिमिलर होते हैं किसके? एक्सटर्नल ऑडिटर के। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम फॉलोइंग वेज इस तरीके से यूज कर सकता है। तो इसने दो तरीके बताए, एक बिना मतलब का बीच में डाल दिया है, वो समझाऊंगा क्या है। ये दो काम के, या तो उसका काम यूज करें, मे डिसाइड टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है, या फिर यूज करें इंटरनल ऑडिटर को कि वो परफॉर्म करें ऑडिट प्रोसेस अंडर DSR ऑफ एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर को यूज करना कहलाता है शॉर्ट में DA, डायरेक्ट असिस्टेंस। तो या तो इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करे या ले DA का मतलब डायरेक्ट असिस्टेंस। ये दो तरीके होते हैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने का। एक बीच में डाल रखा है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। भाई इंटरनल ऑडिटर से तुम लोग एक काम और कर सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो किसके रेलेवेंट हो, तुम्हारे रिस्क असेसमेंट के रेलेवेंट। तुम रिस्क असेस करने जा रहे हो ना, तो उससे रेलेवेंट अगर तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। तुम रिस्क असेस करने जा रहे हो तो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। क्या मतलब है बेटा इसका मतलब ये है, अब इसने तीन क्यों किए मैं तुम्हें समझाता हूँ। हर जगह अपन पढ़ेंगे तो ये दो ही, मगर इसको क्यों रखा है तीसरे को, उसका रोल भी समझ लो। बहुत शानदार रोल है इसका। जब भी तुम लोग रिस्क असेसमेंट करोगे ना, रिस्क असेसमेंट, तो इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी तो करोगे ही करोगे। ठीक है, लायर्स के अंदर अपन ने ऊपर देखा था, है ना? तो लायर्स के अंदर जो आई था, एल के बाद आई था, अपन ने याद रखा था LIERS। एल का मतलब था इन हाउस लीगल काउंसिल और आई का मतलब था इंटरनल ऑडिटर। बस 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 इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर से अपन इंक्वायरी करते ही करते हैं रिस्क असेसमेंट में। तो वो तो काम करना ही करना है, रिस्क असेसमेंट से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तो ऑब्टेन करना ही करना है। तो अगर तुम कभी भी रिस्क असेस करने जा रहे हो और तुम्हें वहां पर एक डिपार्टमेंट मिल जाए, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, तो वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन तो तुम्हें लेना ही है, वो तो लो ही सही तुम। ठीक है, इंक्वायरी करना है ना अपन को। तो तुम्हें पता होगा कंट्रोल से रिलेटेड इंक्वायरी करते थे अपन, बोलते थे भाई तुमने कंट्रोल चेक किया इफेक्टिव है या नहीं है, और तुम्हें कुछ फाइंडिंग मिली तो उसका रेस्पॉन्ड मैनेजमेंट ने क्या दिया वो भी पूछते उससे। ठीक है, कि सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्ड दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन तो ऑब्टेन करो। उसके अलावा उसके काम को, उसने जो काम कर रखा है, उसने जो प्रोसेस परफॉर्म कर रखी है, तुम उसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, और तुम उससे अपना काम भी करवा सकते हो। ये दो बात आ गई। लेकिन इन दोनों चीज में एक खास ध्यान रखना कि लॉ ने प्रोहिबिट ना किया हो। लॉ ने मना कर रखा है तुम ये काम यूज नहीं कर सकते, तो फिर वो मत करना, अनलेस प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट बाय। ठीक है, लॉ ने जितने भी हद तक मना कर रखा है, ठीक है, वो फिर अपन उस एक्सटेंट तक अपन जा नहीं सकते। ठीक है, तो लॉ अगर कुछ एक्सटेंट तक अपन को मना कर दे कि भाई ये काम तुम यूज नहीं कर सकते इंटरनल ऑडिटर का, ठीक है, कॉन्फिडेंशियली के और कोई भी रीजन हो, लॉ मना करे तो अलग बात है। लॉ अगर ऐसा प्रोहिबिट नहीं करे, ये लाइन लिखता है हमेशा, मान लो कोई ऐसा प्रोविजन वगैरह बन जाए जिसमें लॉ मना करे, कुछ आ रहा है क्या? नहीं ना, लॉ मना वगैरह करे तो फिर अपन उसका काम यूज नहीं कर सकते। तो अब दो चीज हो गई। चलो, तो ये अपन ने यहां लिख दिया कि या तो अपन उसका काम यूज करेंगे या तो अपन डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे। इसमें एक पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं, पॉइंट नंबर 1, जिसको अपन ने लिखा नहीं है वो यहां लिख देता हूं। 1 2 हो गया,
3 यहां लिख देता हूं। 3 है हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट, ठीक है। वेस और स्कोप कितने तरीके से तुम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हो, ठीक है। वो 2 तरीके, उसमें से एक ये है कि अपन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं रेलेवेंट टू रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं रेलेवेंट टू रिस्क असेसमेंट। अब तुम लोग पहले समझने में ध्यान दो, अभी कुछ लिखो ही मत, तुम बाद में कॉपी करते रहना चार्ट को। अब ये जो लिखा हुआ है क्या है, ये है कि ये जो ऐसे, अभी आगे क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे ना, ये अपन आगे बढ़े तो दोबारा एक स्कोप आता है, स्कोप कि ऐसे 610 का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब वो किस चीज को कवर करता है, कवरेज क्या है उसका, ऐसे 610 का कवरेज, ऐसे 610 का कवरेज इन दोनों के ऊपर है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर, उसके ऊपर नहीं है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन के ऊपर, इन दोनों के ऊपर, यूजिंग द वर्क के ऊपर और यूजिंग इंटरनल ऑडिटर के ऊपर, ठीक है। टू प्रोवाइड, देखो बेटा एक बात याद रखो, यहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, ये रहा, मैं यूज इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म, यहां वर्ड लिखेगा टू प्रोवाइड, एक ही बात है, उसको ऐसे बोलना कि तू प्रोसेस परफॉर्म कर या उसको ऐसे बोलना तू हमारी हेल्प कर, एक ही बात है। तो टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस वर्ड लिखो या टू प्रोवाइड, ठीक है। आगे तो वही लाइन आएगा अंडर डीएसआर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर के डीएसआर में ही करना पड़ेगा, हमारे डीएसआर में हम तुझे बताएंगे कैसे काम करना है, डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू। चलो तो ये और स्कोप सेम है। अब स्कोप और ऊपर था बेस, कितने तरीके हैं, तरीके में 3 पढ़े, स्कोप में 2 पढ़े, है ना। कितने तरीके होते, कितने वेज होते, 2 वेज और 2 स्कोप, ठीक है। वेज में एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, समझ गए बात, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना पड़ता है रिस्क असेसमेंट के लिए अपन को, ठीक है, वो तो करना ही पड़ता है, वो अलग अलग चीज़ है, ठीक। स्कोप में 2 चीज़ आती है, क्योंकि स्कोप इसके बारे में बात करेगा, इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेनी है, स्कोप क्या बात करेगा उसके लिए, ठीक है। अब स्कोप ये 2 चीज़ के बारे में बात करता है, तुम उसका काम यूज़ कर सकते हो, उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या लिख रहा है वो, कि भाई ऐसे बोलता है तुम्हें कि एक्सटर्नल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है ऐसे 610, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, लेकिन कब बताता है, इफ यूजिंग द वर्क ऑफ, हाँ, अगर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करे तो बताता है, अगर नहीं करे तो, अगर मान लो मेरे को इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना ही नहीं है तो मेरे पे 610 अप्लाई होगा क्या, नहीं, अप्लाई नहीं होगा, मेरे को करना ही नहीं, ठीक है। तो इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल, या इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं तो 610 लगेगा क्या, नहीं। तो ये कह रहा है कि 610 तब लगेगा जब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, सॉरी 610 बताता है रेस्पॉन्सिबिलिटी कब, 610 बताता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कब, जब तुम उसका वर्क यूज करो, ठीक है। इसीलिए इसने यहां पर ऐसे लिखा है कि ऐसे जो है ये 610 वाला ऐसे, ये ऑडिटर से कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताता, अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताता कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, काम यूज करना ही पड़ेगा, वो ऐसे नहीं बोलता। तो ये मना कर रहा है कि नथिंग इन दिस ऐसे रिक्वायर्ड एक्सटर्नल ऑडिटर टू यूज द वर्क, ऐसे बोलता है कि हम तुमसे ऐसे नहीं कह रहे कि तुम यूज ही करो, ठीक है, या तुम उसका वर्क यूज करो और अपने एनटी को मॉडिफाई और रिड्यूस करो। तो हम ऐसे नहीं बोल रहे तुम उसका वर्क यूज करके अपने एनटी को मॉडिफाई करो या अपने एनटी को रिड्यूस करो, ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है। ये मैटर ऑफ जजमेंट है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना हो तो करो, ऐसे नहीं है कि हमने ऐसे 610 बना दिया तो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा उसके वर्क को, ये कह रहा है, बस समझ गए बात, ठीक है। तो अपन ने लिखा है कि नोट अ रिक्वायरमेंट, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताता, ठीक है, किसकी, टू मॉडिफाई और रिड्यूस, एनटी को मॉडिफाई करना है और रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं बताता, बल्कि क्या है वो, मैटर ऑफ डिसीजन या जजमेंट, वो तुम्हारा जजमेंट है, तुम्हें करना हो तो करो, ये काम तुम्हें करना हो तो करो, ऐसे इस काम की रिक्वायरमेंट नहीं बताता, समझ गए, ऐसे इन 2 काम की रिक्वायरमेंट नहीं बताता, वो नहीं कह रहा कि तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। क्या ऐसे 610 ने ये बताया, बोला क्या कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो तो उसका काम यूज करो ही सही, ऐसे बोला क्या उसने, नहीं, वो कह रहा है कि करना हो तो 2 तरीके होते हैं करने के, ठीक है, और अगर तुम करोगे तो फिर करने के लिए तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है वो बताएंगे हम, अगर तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें करना है तो हम बताएंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस ऐसे के अंदर क्या पढ़ेंगे, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो काम
यूज करेगा तो, ठीक है। चल एक्सटर्नल ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक्सटर्नल ऑडिटर को काम यूज करना है, उसका डिसीजन वो कहाँ पर लेता है, पहले तो देख लो उसका डिसीजन लेता है स्ट्रेटेजी के केस में। जब वो स्ट्रेटेजी बनाता है ना, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाता है, वही डिसीजन ले लेता है वो, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक्सटर्नल ऑडिटर की? रेस्पॉन्सिबिलिटी एक है एग्जिस्टिंग और एक है न्यू। क्या लिखा है देखो आप, ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने लिखा था चार्ट के अंदर एग्जिस्टिंग और न्यू। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने के केस में वो ऐसे बोलता है ऐसे कि जो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि ओपिनियन से रिलेटेड, इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करके वो कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। अपनी जो ओपिनियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो तो अपने ऊपर ही है बेटा। ओपिनियन का जिम्मेदार कौन है, गलत ओपिनियन दे दिया तो जिम्मेदार कौन है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल अगर ऐसे बोले कि मेरे को तो इंटरनल ने बोला था सब सही है, मैंने तो ट्रू एंड फेयर व्यू लिख दिया, मेरी गलती नहीं है, इंटरनल को पकड़ो, हाँ पकड़ेंगे उसको? नहीं। सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोल, ठीक है, किसकी है? एक्सटर्नल ऑडिटर की, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर साथ नहीं देगा यहाँ पर इसका, ठीक है, ये सोलो है भाई साहब। तो सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की है और ये ऑथोरिटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करने की वजह से कम नहीं हो जाती। तो बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर है सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस। ओपिनियन सही हो गलत हो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, ओपिनियन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की। दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिड्यूस बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के काम यूज करके कम नहीं हो जाती। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने के पहले ऐसे बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग तो रहेगी रहेगी, हम तो तुम्हें नहीं बताएंगे और एक्स्ट्रा बताएंगे हम तो तुम्हें, तुम काम यूज कर रहे हो ना तो फिर एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। तो ये कह रहा है एक्स्ट्रा बताने से पहले, रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने से पहले ऐसे बोल रहा है कि पुरानी तो रहेगी सही, ठीक है, नई अब ये होगी। तो ऑल्दो दे में परफॉर्म प्रोसेस सिमिलर टू दोस परफॉर्म बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, भले ही एक्सटर्नल ऑडिटर सेम प्रोसेस परफॉर्म, इंटरनल ऑडिटर सेम प्रोसेस परफॉर्म करे, इंटरनल ऑडिटर सेम प्रोसेस परफॉर्म करे, सिमिलर जो कौन करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, ना ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन और ना ही इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। भले ही वो सेम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं मगर दोनों ही क्या नहीं होते, ना तो फंक्शन ना ऑडिटर, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते। अरे दोनों ही काम कर रहे होते, वहाँ एम्प्लॉय होते हो दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों, मतलब वो इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। फंक्शन भी बिजनेस का ही होता है, एंटिटी का ही होता है, और उसमें इंटरनल ऑडिटर भी उन्होंने वो किया होता है, एम्प्लॉय किया होता है, ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है नाइदर इंटरनल फंक्शन, ऑडिट फंक्शन और इंटरनल ऑडिटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। जैसे कि हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे 200 में उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, 200 का नाम ही क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बस 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 दिस ऐसे देयरफॉर डिफाइंस द कंडीशन। अब ये ऐसे क्या बताएगा तुम्हें? एक तो कंडीशन डिफाइन करेगा, ठीक है, कि कैसे एक्सटर्नल ऑडिटर वर्क यूज करे इंटरनल ऑडिटर का, ठीक है। हाँ क्या, कौन सा दिस ऐसे? अबे 610 दिस ऐसे 610 तुम्हें कंडीशन बताएगा जो जरूरी है, ये कंडीशन चेक करने के बाद ही काम यूज कर सकते हो। और फ्रेमवर्क बताएगा, प्रोवाइड करेगा तुम्हारे लिए फ्रेमवर्क। वो कह रहा है ना डिसीजन लो तुम, यूज करना है नहीं करना,
तो डिसीजन लेने के लिए क्या बनाएगा, एक फ्रेमवर्क। ये बताएगा ऐसे ऐसे केस देख लिया करो डिसीजन लेने के लिए। जब भी तुम्हें डिसीजन लेना हो ना तो ये चीजें देख लिया करो। तो कंडीशन डिफाइन करेगा और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स जजमेंट। जजमेंट लेना है ना अपन को यहाँ पर, अपन ने पढ़ा मैटर ऑफ डिसीजन होता है, मैटर ऑफ जजमेंट होता है। तो जजमेंट लेने में क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रेमवर्क। काम यूज करने के लिए क्या डिफाइन कर रखी है, कंडीशन। काम यूज करने के लिए कंडीशन डिफाइन कर रखी है, ठीक है। और जजमेंट लेने के लिए कि करे या ना करे या जो भी डिसीजन हमको लेना है उसके लिए क्या प्रोवाइड कर रखा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इनके बताए हुए तरीके से चलने में क्या होगा, हम लोग ओवर और अंडर यूज नहीं करेंगे उसके काम, ज्यादा भी यूज नहीं कर लेंगे, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है। जितना करना चाहिए उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे। हाँ, कम करो तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कम के लिए मना नहीं किया, ओवर बोला है। और अंडी भी नहीं करेंगे, ठीक है। अंडी मतलब बिना मतलब का अपन एडवांटेज ले रहे, उससे उल्टा सीधा काम करा रहे, ठीक है। सारा काम उससे ही करवा रहे कि सारा ही तू कर हमारे लिए काम। भाई तुम्हारे लिए थोड़ी बैठा है वो, मतलब तुम्हें इंटरनल ऑर्डर मिल गया, तुमने कहा अपने टीम मेंबरों से यही रहो, यही रहो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पैसे बचाएंगे अपन, उसका कैसे मिल गया हमें मजदूर, ठीक है, फ्री पॉकेट का मजदूर, इंटरनल ऑर्डर मिल गया, सारा काम उससे। ऐसे भी नहीं कर सकते तुम लोग, ओवर और अंड्यू नहीं करा सकते। आगे बढ़ते अब ऊपर बढ़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोला, न्यू, एग्जिस्टिंग, सोल्व और नॉट रिड्यूस। न्यू दो, कंडीशन और फ्रेमवर्क। कंडीशन डिफाइन की है यूज करने की और फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है जजमेंट लेने का, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्टिंग और न्यू। एग्जिस्टिंग में ओपिनियन की सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। और न्यू क्या है, कंडीशन और फ्रेमवर्क। इसने कुछ कंडीशन डिफाइन की है वर्क यूज करने की और कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है इसने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया अपन को जजमेंट लेने का। इससे क्या नहीं होगा, ओवर और अंडर यूज नहीं होगा, इससे ओवर और अंडर यूज नहीं होगा, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आती है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसका रीजन है नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। सॉल रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिड्यूस्ड। चल यहां टिक भी लगा रखा है, सॉल रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट रिड्यूस, ठीक है। फिर तो लाइन तो उनको बताइए क्या लिखना है, ठीक। ये कुछ कीवर्ड्स है जो तुम्हें ध्यान रखने होते हैं। आ जाओ आगे बढ़ो। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। तीन चीज, सबसे पहला टू डिटरमिन वेदर द, क्या यूज करेगा काम, पहले डिटरमिन कर लो। सबसे पहला काम यही होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट में भी यही होता था कि क्या उसका काम हमारे रेलेवेंट एसेशन के लिए एप्रोप्रिएट है क्या, है ना। उसका काम हमारे रेलेवेंट एसेशन के लिए एप्रोप्रिएट है क्या, ये चेक कर लो। अगर है तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट उसका काम, उसकी इंफॉर्मेशन वो चेक करते, सीसीओ वगैरह चेक करते, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी पहले डिटरमिन कर लो काम यूज करना है क्या, ये डिटरमिन कर लो। और अगर करना है, इफ सो इन विच एरिया एंड टू, कहां पर यूज करना है, किस किस एरिया में और कितने हद तक करना है, ठीक है। एंड हैविंग मेड दैट डिटर्मिनेशन, ये करने के बाद फिर इफ यूजिंग द वर्क, अब ये अपन ने डिटर्मिन कर लिया कि काम यूज करना है नहीं करना। अगर मान लो करना है, नहीं करना की तो बात ही खत्म हो गई। फिर नहीं करना मतलब अब सोचना ही नहीं है अपन को, लेकिन करना है तो फिर आता है कि कैसे करना है। तो पहले डिटर्मिन कर लो करना है क्या, फिर ये देखो कैसे करना है, ठीक है। क्या यूज करना है वर्क या फिर डीए लेना है, वर्क यूज करना है डीए, डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है। अगर वर्क यूज करना है तो डिटरमिन करो वेदर वर्क क्या होना चाहिए, एडिक्वेट। और अगर डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है तो तुम्हारा डीएसआर क्या होना चाहिए। अगर वर्क यूज करना है तो वर्क एडिक्वेट होना चाहिए, यानी कि सफिशिएंट होना चाहिए, उसने सफिशिएंट काम किया हो, अच्छा खासा काम किया उसने, तभी उसका वर्क यूज कर सकते हो। अरे लापरवाही से थोड़ा बहुत काम कर दिया, उसका वर्क यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है।
तो वर्क यूज कर रहे हो तो देख लो एडिक्वेट होना चाहिए हमारे पर्पस के लिए, ठीक है, हमारे पर्पस के लिए सफिशिएंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। और दूसरा सफिशिएंट आ ही गया, अब एप्रोप्रिएट आएगा। अगर उसका यूज कर रहे हो तो डीएसआर क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट। ये चेक करना है अपन। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सॉरी ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले फर्स्ट टू डिटरमिन क्या वर्क यूज और नो। डिटरमिन कर लो वर्क यूज करोगे या नहीं करोगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या, क्या हो रहा है यार? अरे चलना भाई। भाई ये अपना ऑब्जेक्टिव है। क्या है ऑब्जेक्टिव? टू डिटरमिन वर्क यूज और नोट। पहले डिटरमिन कर लो काम यूज करना है नहीं करना। अब अगर करना है, मान लो जो भी तुमने डिटरमिन किया, तो अगर यूज द वर्क यूज करना है तो हमारे पर्पस के लिए क्या होना चाहिए, एडिक्वेट है या नहीं है, ये चेक कर लो। और अगर उसको डायरेक्ट असिस्टेंट ले रहे हो तो जो डीएसआर है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये चेक कर लो। वर्क यूज कर रहे हो तो एप्रोप्रिएट है क्या, डीएसआर यूज कर रहे हो, वर्क यूज कर रहे हो तो एडिक्वेट है क्या, डीएसआर यूज कर रहे हो तो एप्रोप्रिएट है क्या, ये देख लो। ठीक है, ठीक, चल आगे बढ़े। तो अब तुम लोग क्या करोगे, इवेल्यूएट का काम आ गया अपना। अब इवेल्यूएट करना शुरू कर दो अपन। ये कह रहा है ना कि एडिक्वेंसी चेक करो, ये चेक करो, अब चेक करने का काम आ जाएगा ना, इवेल्यूएट करने का काम। ये क्वेश्चन आते ही इवेल्यूएशन का काम शुरू हो गया। अब बैठे बैठे इवेल्यूएट करते रहेंगे। हाँ, क्या इवेल्यूएट करेंगे? जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट में सबसे पहले किसको देखा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को अगर यूज करना है नहीं करना पहले तो डिसाइड किया, उसके बाद क्या देखा हाथों हाथ, क्या देखा, बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करे या ना करे ये डिसाइड कर लिया। तो उसके बाद क्या देखा, हाँ सीसीओ देखा। एक्सपर्ट का काम यूज करने के लिए एक्सपर्ट सीसीओ तो होना चाहिए ना। हाँ, अगर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है तो उसका काम थोड़ी यूज करेंगे। तो पहले डिसीजन लेना है कि करना है या नहीं करना यूज काम। अगर करना हो मान लो तो करने के लिए अब इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन से पता पड़ेगा कि करना है नहीं करना। मतलब क्या, अरे मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को ये मोबाइल, मैंने डिसाइड किया, मतलब ऐसे रिव्यू वगैरह देख के मैंने डिसाइड किया कि ये वाला मोबाइल देखूंगा मैं लेने के लिए, इस मोबाइल को लेने की मैं सोच रहा हूं। ठीक है, पहले सोचते हैं किसी को लेने की, पहले सोचते कि ले या ना ले। जब मैं सोच रहा हूं मेरे को इसको लेना है तो मैं वहां जाकर इसके बारे में हर चीज चेक करूंगा। तो चेक उसके बारे में किया जाता है जिस मोबाइल को लेना है। अब मतलब लेना तो मेरे को ये वाला मोबाइल है और मैं सारे मोबाइल चेक कर रहा हूँ, बैठा बैठा वहीं बैठ गया, घर वाले बोल रहे कहा है, मैं कहा मैं रात को आऊँगा, अब सीधा खाने खाना है। ठीक है, फिर रात को घर गया, मैंने कहा अभी तक, अब वापस जाऊँगा कल, क्योंकि अभी 10-15 ही चेक कर पाए मोबाइल। वो बहुत सारे उसके पास, तो वो कह रहा है हमारे पास तो भर के मोबाइल है, कितने चेक करने हैं आपको। तो मैं वहाँ 4-5 दिन वहीं रहूँगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, खाना वाना पैक कर दो, होगा तो वहीं बैठा बैठा चेक करूँगा। भाई बैठ गए बंद वहाँ जाके उसकी दुकान भी,
ठीक है, उसके बंदे जा रहे हैं, अपन को बोल के कोई आया तो कस्टमर को मोबाइल दिखा देना, वो मोबाइल दिखा रहा है भाई बैठ करके वहाँ, ठीक है। तो बेटा मेरी बात सुनो, अपन को जो पहले तो अपन डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे को यूज करना है नहीं करना काम। अगर मेरे को काम यूज करना है तो क्या काम यूज करना सही रहेगा क्या उसका, तो उसके लिए अपन इवेल्युएट करेंगे ना। तो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम, मैनेजमेंट का काम यूज करना था या नहीं करना, एक्सपर्ट का काम, वहां पर अपन ने डिसाइड किया। अब जब अपन को काम यूज करना था तो अपन ने क्या देखा कि एक्सपर्ट सीसीओ देखा, फिर उसका काम, उसका इंफॉर्मेशन, ये सब चेक किया ना अपन ने। यहां पर भी वही करना है, नहीं थोड़ा अलग, सेम क्यों होगा, फिर लिख देते हैं सेम एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। शुरुआत हो गई इवेल्यूएशन से, अब काम चलेगा इवेल्यूएशन से, इवेल्यूएशन का, ठीक है बेटा। वहां पर चेक करते थे सीसीओ, यहां पर करेंगे कोड, सीओडी, ठीक है। यहां पर चेक करेंगे वन कोड, ये शुरू होता है यहां पर अपना काम, कोड। कोड के अंदर सी का मतलब होता है कॉम्पिटेंस, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी, और डी सी का मतलब डिसिप्लिन, अप्रोच। ये तीन चीज चेक करेंगे। तो देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करना है तो पहले एक्सपर्ट को देख लो कैसा बंदा है। ढंग का बंदा है तो यकीन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, काम भी ढंग का किया होगा। बंदा ही सही नहीं है, ठीक है, लखन ही नहीं है उसके अंदर, उसका काम यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? जिसमें लखन नहीं होता उसका सजेशन, उसके काम को अपन यूज करते ही नहीं है, सुन लेते हैं। अगर वो बता रहा होता है ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसा अपन को लगता है क्या बता रहा है ये, इसके तो खुद के मानने पड़े, ठीक है, तो उसकी बात नहीं मानते। कभी तुम टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, पास वाला बच्चा बताने लग जाता है, अरे ये तो ऐसे होगा, तुम्हें पता है कि ये बता रहा है मेरे को, ठीक है, इसके तो खुद के ही मान दे, तो अपन सुन लेते हैं, अच्छा वो बता रहा है, देख ऐसे करके ऐसे होता है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वापस सर से पूछ देंगे जाके कि सर वो बताओ ना, ठीक है, तो ये जबरदस्ती बता रहा है बिना बताए। आ जाओ बेटा, तो पहले देख ले लखन इसके, है ना, सेम एक्सपर्ट जैसी बात चल रही है ना। यहाँ कोड चेक करते हैं, कोड के अंदर सबसे पहले इन लोगों ने ओ को डिफाइन किया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसी सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी। याद रखना, स्टेटस और पॉलिसी, स्टेटस और पॉलिसी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करें। क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी और कैसे करेंगे सपोर्ट? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, ड्यू टू BCU, बायस, कॉन्फ्लिक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। BCU की वजह से पीजे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसे ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। जहां पर भी तुम्हें प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है, ठीक है, तो जैसे करना है वैसे ही कर रहे हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या बायस होकर या अच्छा बताने के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब इंटरनल ऑडिटर ने अपना हर काम कैसे किया है, अनबायस होके किया है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं किया। तो ये अच्छी बात है, इन्फ्लुएंस में आके करे वो अच्छी बात है, इन्फ्लुएंस में आके ना करे वो अच्छी बात है ना। हाँ, तो याद रखना ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी काम इन्फ्लुएंस में आके ना करे, ना करने को ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन पढ़े थे ऑब्जेक्टिविटी की वो चैप्टर नंबर 11 में, लेकिन मैं तुम्हें समझा दिया, दोबारा समझा दिया, ठीक है। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज पीजे ड्यू टू BCU, BCU की वजह से पीजे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बायस, कॉन्फ्लिक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। कोई झगड़ा हो गया, झगड़े में आके उल्टी सीधे कमेंट कर रहे हैं उस पर, ठीक है, बायस, उसकी तरफ झुकाव है तो अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हो उसके बारे में, ठीक, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अकबर बीरबल के अंदर, बीरबल का कभी भी प्रोफेशनल जजमेंट, बीरबल कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, कभी भी बीरबल राजा के सामने अच्छा बनने का काम नहीं करता था। एक बार अकबर ने कहा कि मेरा जो ताज है सर में, मैंने जो ताज पहन रखा, टोपी पहन रखी है, ठीक है, टोपी जो पहनता, ताज अलग होता है, टोपी अलग होती है, बोला इसकी तारीफ, इसके बारे में कुछ लिखो। तो सारे लोग भर भर के, अरे बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, इतनी अच्छी, ऐसा तो किसी राजा के पास होगी ही नहीं, ये वो लिखे जा। बीरबल लिख रहा था, बीरबल ने लिखते लिखते बोला मेली कुचेली में कौन सी ई की मात्रा लगेगी। बीरबल ने अकबर से कहा कि एक सवाल है, मेली कुचेली में कौन सी ई की मात्रा लगी। मेली कुचेली यानी खराब, वो कहानी में ये वर्ड लिखे हुए थे इसलिए वो सेम वर्ड बोल रहा हूँ। यानी खराब जो होता है ना, खराब जो ऐसे बेकार, गंदी हो गई होती है, गंदी खराब हो गई होती है, उसको बोलते हैं मेली कुचेली। तो बीरबल अकबर से बोलता है मेली कुचेली में कौन सी की मात्रा लगी। अकबर समझ जाता है कि ये बताना चाह रहा है कि टोपी बहुत खराब हो गई है, पुरानी हो गई है। बाकी तो तारीफ लिखेंगे क्योंकि उनको तो वाहवाही पानी है, तो सारे लोग वाहवाही के चक्कर में ऐसी तारीफ लिखते हैं कि हमारे जैसा कोई तारीफ लिखे ही ना, ठीक है। शायर बैठे हो तो शेर लिखने बैठ जाते टोपी के ऊपर, ठीक। वो एक बंदा ऐसा होता है। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज पीजे, पीजे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना BCU की वजह से, ठीक है, इसे ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं।
अब इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट ना पड़े, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी जो हो ना उसको एंटिटी क्या करे, सपोर्ट करे। अगर एंटिटी उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एंटिटी उसको बोल रहा है कि भाई तू आराम से काम कर, जैसा तेरे को लगे वैसा कर, तुझे गलत लगे तू गलत बता, सही लगे सही बता, ऐसा एंटिटी किसको बोल रहा है, इंटरनल ऑडिटर को, ठीक है। तो इससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अब ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगी तो ये हमारे लिए अच्छी बात है खराब बात, अच्छी बात। तो ऑब्जेक्टिविटी को देखो कि ऑब्जेक्टिविटी को एंटिटी सपोर्ट कर रहा है नहीं करता। अब एंटिटी ऑब्जेक्टिविटी को कैसे सपोर्ट करेगा, दो चीज से, स्टेटस और पॉलिसी, ठीक है, ये दो चीज से सपोर्ट करेगा। अब दो चीज से कैसे सपोर्ट करेगा, तो ऑब्जेक्टिविटी की बात अपन यहां पढ़ते हैं डिटेल में। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब लिख रखा है मैंने यहां पर, ये रहा, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज पीजे बिकॉज ऑफ बीसीयू, बीसीयू की वजह से पीजे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो लगे वो बताना है। इन्होंने लिखा है ऑब्जेक्टिविटी की, ये पढ़ने का नहीं है, ठीक है, ये पढ़ने का नहीं है इसमें बॉक्स में, तुम्हारी आत्मा बुरा मान जाएगी बेटा। ये वो वाली डेफिनेशन जो 11 में पढ़े, जो 11 में पढ़े वही पढ़ो ना यहाँ पर। हाँ, ये तो 50 बना देगा, मेरे पास तो एआई है, चैट जीपीटी का यूज करके मैं 15-20 और बना दूंगा। तो क्या हर जगह अलग अलग पढ़ेंगे डेफिनेशन, हर जगह एक ही पढ़नी है। जो 11वीं में पढ़ी थी चैप्टर नंबर 11 में, वही ये यहाँ पढ़नी है, ठीक है। चलो, हाँ वही तो बता रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुनो, तुम्हें इवेल्यूएट करना है, क्या इवेल्यूएट करना है तुम्हें, कोड। कोड के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, ऑब्जेक्टिविटी। कोड में अपना पहले सी आता है फिर ओ आता है, ठीक है। अभी इनके हिसाब से चल रहे हैं, इनके पॉइंट के हिसाब से। सबसे पहले क्या आया, ऑब्जेक्टिविटी को कौन सपोर्ट करे, एंटिटी। कैसे करे, दो चीज से, स्टेटस और, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करने का मतलब कि प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सपोर्ट कैसे करेंगे, अब स्टेटस का मतलब क्या होता है समझेंगे ऊपर लिखी हुई चीजों को। तो देखो बेटा, ये 3 पॉइंट को डिटेल में समझाएगा, डिटेल में। तो पहले पॉइंट नंबर 1 को समझा रहा है, तो 1 को समझते हैं यहाँ, ऑब्जेक्टिविटी। कार्यक्रम शुरू करें। पहले तो हमें ऑब्जेक्टिविटी का मतलब समझ गए, हमें पता पड़ गया ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी चीज होती है, मतलब पीजे को ना कॉम्प्रोमाइज ना करना एक अच्छी बात होती है ना। चल, तो ऑब्जेक्टिविटी हर बच्चे को समझ में आया। अब ये ऑब्जेक्टिविटी को कौन सपोर्ट करे, एंटिटी। कैसे करे, ऐसे ये तो बता रखा है। पहला, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, स्टेटस की बात कर रहा है, वेदर स्टेटस सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी। क्या स्टेटस ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, मत लगाना टिक, इसको मत लगाओ टिक, मत लगाओ, बेकार। ये लिख देना बस वहां पर जाके, इतना सा लिख देना। अरे मजे ले रहा है तुम्हारे, बताऊं, देखो देखो भी मजे ले रहा है। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ द इंटर, अब स्टेटस के बाद तुम जोड़ देना आगे वर्ड, ठीक है। सपोर्ट द, अभी ऑब्जेक्टिविटी लिख रहा, झूठ, कैसा मक्कार है, उसकी डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन लिख दी भाई, एबिलिटी ऑफ इंटर फंक्शन बी फ्री फ्रॉम बायस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटर। कैसा आदमी है यार भाई, ऑब्जेक्टिविटी लिख दे, डेफिनेशन ऊपर पढ़ाई थी तूने, हमें मस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ, ठीक। हाँ, ये समझ लो बीकॉम। तो बेटा बीकॉम भी इतना नहीं करता यार, बीकॉम तो क्या एक ही लाइन को छापता रहता है बार बार घुमा घुमा के बस, ये तो और मस्ती कर रहा है। ऑब्जेक्टिविटी लिखते लिखते डेफिनेशन लिखने लग गया उसका। हाँ, वो भाई मेरे को इसकी डेफिनेशन आती होगी पीजे की, तो मैं ओवरराइट के बाद पीजे की लिखने बैठ जाऊंगा डेफिनेशन, ऐसा तो नहीं करूंगा। मतलब जिस भी वर्ड की डेफिनेशन आती है वो खोल खोल के लिखूंगा उसको। मैथमेटिक्स पढ़ रही है अपन, फॉर्मूले को खोल के लिखना। चलो बेटा समझो बात को, ये काम का है बस, वेदर स्टेटस सपोर्ट। अब स्टेटस ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करे मतलब क्या, समझो बात को। एक बात समझना तुम लोग, इधर देखो। अरे यार ये क्या, ये देखो, ये टीसीडब्ल्यूजी के अंडर में आते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब टीसीडब्ल्यूजी ने अपॉइंट किया होना चाहिए इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। ये स्टेटस होना चाहिए उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा ना हो मैनेजमेंट के अंदर आता हो तो मैनेजमेंट बोले वो एम्प्लॉय है तू मेरा, जैसे बताया ना वैसे काम कर। भैया मैनेजमेंट में फ्रॉड लोग इन्वॉल्व है, वो बेचारा फ्रॉड इसको मिल गया, बता नहीं पा रहा टीसीडब्ल्यूजी को। क्यों नहीं बता पा रहा, क्योंकि ये तो इसके अंडर में काम करता है, सारा रिपोर्ट इसको करना है, इसके तरफ तो एक्सेस ही नहीं है उसका, ठीक है। सर मतलब स्टेटस कब अच्छा माना जाएगा, जब इसके अंदर नहीं इसके पैरेलल होना चाहिए। यानी या तो ये, अब स्टेटस का मतलब अच्छा स्टेटस कब होता है उसका मतलब बता रहा हूं, उसका मतलब है दो केस में अच्छा स्टेटस होता है। कौन कौन से दो केस में, या तो इसको रिपोर्ट किसे करना हो, वेरी गुड, टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना हो, या फिर अगर इसको रिपोर्ट करना हो तो डायरेक्ट एक्सेस मिले टीसीडब्ल्यूजी का,
यानी भले रिपोर्ट इसको करना हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन कुछ भी बात करनी हो टीसीडब्ल्यूजी से तो इस वाया इसके नहीं करना हो, डायरेक्ट हमारे पास एक्सेस हो टीसीडब्ल्यूजी का। मतलब समझ गए? देखो स्टेटस अच्छा कब होगा, या तो सीधा किसको रिपोर्ट करे, है ना, या फिर रिपोर्ट भले मैनेजमेंट को करे, लेकिन टीसीडब्ल्यूजी का हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है, मेरे को कभी भी कोई बात करनी है मैं कर सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है, उस केस में अच्छा स्टेटस माना जाएगा, तब ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो। स्टेटस समझ में आ गया क्या होता है? अब इसके अंडर में डाल देंगे इसको बेचारे को, तो ये तो दबाएगा ना, ये तो बॉस है, ये तो इंटरनल ऑडिटर का बॉस बन गया मैनेजमेंट। अब ये फ्रॉड कर रहा होगा, माथे जाओ फ्रॉड बताया ना, तेरे को एम्प्लॉय किसने किया है, लाया कौन है तेरे को, इंटरनल ऑडिटर बोलेगा आप, फिर निकाल दूंगा मैं इंटरनल, सॉरी नहीं बताओ, यही होगा भाई, ठीक है। इसीलिए इसका स्टेटस कैसा हो, या तो ये सीधा इसको रिपोर्ट करे, और अगर इसको रिपोर्ट कर रहा है तो इसका डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, ये समझ गए? क्या कर रहे हैं बेटा अपन लोग? इवैल्यूएशन का काम आ गया। अब इवैल्यूएशन में सबसे पहले कौन आया? सी। कॉम्पिटेंट हमारे हिसाब से कोड, फिर ओ आएगा। चलो पहले अपन ओ पूरा पढ़ ले। यानी रिपोर्ट करे टीसीडब्ल्यूजी को इफ फंक्शन रिपोर्ट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट को करे रिपोर्ट तो वेदर इज डायरेक्ट एक्सेस टू, ये चेक कर लो बस। क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो फंक्शन ये बार बार वर्ड यूज करता है ना, इफ द फंक्शन रिपोर्ट, फंक्शन रिपोर्ट का मतलब होता है इंटरनल ऑडिटर, फंक्शन वर्ड का मतलब होता है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर नहीं बोलेगा, ये फंक्शन बोलेगा, ठीक है। तो क्या ये एग्जामिन करो, ये चेक करो, इवेल्यूएट कर रहे हो ना तुम लोग, इवेल्यूएशन का काम है, बार बार क्वेश्चन वेदर आएगा, ठीक है। तुम इवेल्यूएशन कर रहे हो, इवेल्यूएशन में सबसे पहला इवेल्यूएशन किसका कर रहे हो? ऑब्जेक्टिविटी। तो क्या वो रिपोर्ट कर रहा है टीसीडब्ल्यूजी को, या अगर वो मैनेजमेंट को कर रहा है, या अगर वो मैनेजमेंट को कर रहा है तो वेदर उसका डायरेक्ट एक्सेस है क्या? उसको किसने रखा हो? मैनेजमेंट ने रखा हो या टीसीडब्ल्यूजी ने? हाँ, तभी तो मैनेजमेंट डराएगा नहीं उसको। तो टीसीडब्ल्यूजी भले ना रखे उसको, देखो टीसीडब्ल्यूजी भले नहीं रखता, लेकिन टीसीडब्ल्यूजी क्या करे? ओवरसी करे, ठीक है। किसको? यानी कि टीसीडब्ल्यूजी के सुपरविजन में एम्प्लॉय हुआ हो, भले मैनेजमेंट उसको एम्प्लॉय करे, टीसीडब्ल्यूजी एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, सारे काम वो नहीं करते, ठीक है। तो उसको लेकर भले मैनेजमेंट आ रहा हो, लेकिन किसके सुपरविजन में लाया है? हाँ, टीसीडब्ल्यूजी ने ओवरसी किया उसके डिसीजन को। यानी कि मैनेजमेंट उसको निकाल सकता है क्या बिना उसके इन्फॉर्म किए? नहीं, बिना इन्फॉर्म परमिशन के नहीं निकाल सकता। तो याद रखना टीसीडब्ल्यूजी के ओवरसी में आया हो, समझ गए? एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, यानी कि सारी पॉलिसी कौन बना रहा हो? सारी पॉलिसी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, डिटरमिनिंग द एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन पॉलिसी, रेम्यूनरेशन सही होना चाहिए उसका, ठीक है। याद रखना रेम्यूनरेशन सही होगा तो काम भी सही करेंगे। दो बात हो गई, एक तो उसका पैसा सही हो तो ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, एक उसका स्टेटस सही हो, स्टेटस भी अच्छा हो पैसा भी अच्छा हो, ठीक है। यानी कि वो लाया कौन हो उसको? एम्प्लॉयमेंट का सारा डिसीजन, लाना करना, पेमेंट करना, ये सब किसने लिया हो? टीसीडब्ल्यूजी के ओवरसी में हुआ। दूसरी बात, तो पहली बात स्टेटस सपोर्ट करे उसको, दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन ओवरसी करे टीसीडब्ल्यूजी, जिसमें रेम्यूनरेशन की पॉलिसी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक। तीसरा, कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना हो उसके ऊपर, ना तो टीसीडब्ल्यूजी लगाए ना मैनेजमेंट लगाए, कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि तू कम्युनिकेट नहीं करेगा इंटरनल ऑडिटर की फाइंडिंग को, किसके साथ? इंटरनल ऑडिटर को बोला अपनी फाइंडिंग को कम्युनिकेट नहीं करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, और बता ही नहीं रहा कुछ भी उसको, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को लगा कि यार कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, ये जाकर किसको कंप्लेन करेगा? टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर को भी बताएगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो क्या किया? उससे ही काम करवा दिए। अब जो काम को रिव्यू कर रहा है, जैसे वो कंट्रोल को रिव्यू करता है, तो कंट्रोल ही उससे लगवा दिया कि तू ही लगा दे, कंट्रोल लगवा दिए। अब उसने कंट्रोल लगाए तो अपने ही कंट्रोल लगाए हुए को गलत तो ही बताएगा, ठीक है। वो तो बताएगा यार सही है, ठीक है। उसको कुछ कमी भी नोटिस करी उसने, तब भी वो नहीं बताएगा। क्या आ जाता है यहाँ पर? सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। तो उससे कोई ऐसा काम मत कराओ जिसको खुद ही रिव्यू करेगा, क्योंकि वो रिव्यू करेगा अपने काम को तो बायस आ जाएगा। अपने काम की तरफ झुकाओ, ठीक है।
तो गलत नहीं बताएगा उसको। तो फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मत दे दो उसको, ऐसी उल्टी सीधी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसका ही काम उससे रिव्यू करवा रहे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो काम इंटरनल ऑडिटर रिव्यू कर रहा हो वो काम उसे करने को मत दो। ठीक है, तभी क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हैविंग मैनेजरियल ऑपरेशनल ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर आउटसाइड ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। भाई ये काम मैनेजरियल ऑपरेशनल ड्यूटी इंटरनल ऑडिटर का नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम, ये मैनेजमेंट देखे। ठीक है, हो गए 4 पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी के। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी। गिरा तो नहीं ना, अब तुम क्या खेल रहे हो क्या इसके साथ, कभी यहाँ गिराता है कभी वहां गिराता है। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर अपन पढ़े ऑब्जेक्टिविटी के अंदर 4 चीज पढ़े अपन। ठीक है, सबसे पहले कौन लेकर आया इसको, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। ठीक है, TCW लेकर आए, और लेके आने के बाद इस पे क्या ना लगाए, ये ना लगाए, क्या रखे इसको। ठीक है, इससे क्या सपोर्ट होगा, TCW लाए, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, इसको लेकर आए, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, इसको फ्री रखे, तभी क्या सपोर्ट होगा, ऑब्जेक्टिव सपोर्ट होगा, मतलब उसका स्टेटस ऐसा रहेगा। ठीक है, इसमें स्टेटस की बात पड़े तो याद रखने के लिए TCW लेकर आए, कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, बिल्कुल फ्री रखे, तभी ऑब्जेक्टिविटी सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करेगी। सपोर्ट में अपन पढ़े स्टेटस के बारे में। एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, रेस्ट्रिक्शन, फ्री और सपोर्ट, ऑब्जेक्टिविटी, इसके अंदर स्टेटस वाली बात पड़े। TCW लाए, रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, फ्री रखे, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, उससे फ्री रखे, इससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी सपोर्ट करेगा उसका स्टेटस। ठीक है, इससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी सपोर्ट करेगा उसका स्टेटस। ये 4 पॉइंट पढ़े। हाँ बेटा बोल। ना लगाए, अरे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाएगा, रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, उसको लेकर आए, रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, उसे फ्री रखे, तभी ऑब्जेक्टिविटी सपोर्ट करेगा उसका स्टेटस। ठीक है, उसको लेकर आए, रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, फ्री रखे, तभी सपोर्ट करेगा उसका स्टेटस को, ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा उसका स्टेटस। समझ गए बात। तो सबसे पहला स्टेटस ऐसा होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करे। ये चेक करो क्या स्टेटस सपोर्ट कर रहा है क्या। दूसरा, क्या एम्प्लॉयमेंट डिसीजन को TCW ओवरसी कर रहा है क्या। तीसरा, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिव बायस है क्या, सॉरी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, और वो क्या कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन और एक और वर्ड था उसके साथ, हाँ रेस्ट्रिक्शन और कॉन्स्टेंट तो नहीं है ना कोई। ठीक है, क्या होता है, इम्पोज बाय मैनेजमेंट और TCW। क्या मैनेजमेंट ने कोई वो रेस्ट्रिक्शन तो इम्पोज नहीं कर रखा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, चाहो तो लिखना रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड। ऑब्जेक्टिविटी हो गया। अब आते एनडीटी की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड हो गया। अब बंदे का कॉम्पिटेंस देख लो, मतलब एनडीटी तो उसको सपोर्ट कर रही है, तो एनडीटी तो सही है, बंदा देख लो, क्योंकि दोनों एक क्या है, असल में क्या होता है, ये डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता ये इंटरनल ऑडिटर। इसीलिए इंटरनल ऑडिटर के केस में एनडीटी को भी चेक करते हैं, साथ में इंटरनल ऑडिटर को भी चेक करते हैं। एनडीटी को तो चेक कर लिया भाई, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है पॉलिसी वगैरह, अब चेक करेंगे किसको, इंटरनल ऑडिटर को। इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस को देखेंगे। हाँ बेटा, नहीं बढ़ेंगे ना, मगर काम अपन उसका कम करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी सही नहीं है, कॉम्पिटेंस सही नहीं है, तो क्या होगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। उसका काम यूज नहीं करेंगे, या तो नहीं करेंगे या कम करेंगे। कब नहीं करेंगे कब कम करेंगे वो आगे बताऊंगा, आगे आएगा ना बेटा, आगे की चीजें सब बताऊंगा। अभी पहले समझ लो क्या होता है कॉम्पिटेंस, समझ लो क्या होता है कॉम्पिटेंस। का मतलब होता है ऐसी नॉलेज और स्किल का होना, इस लेवल की उस लेवल की, कि जो क्या करे, जिससे तुम लोग अपना काम परफॉर्म कर सको डिलीजेंटली प्लस एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है, ड्यू केयर के साथ।
अब सुनो भी ध्यान से, और पहले तो कॉम्पिटेंस का मतलब समझा है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है ऐसी नॉलेज और स्किल को मेंटेन करना, ठीक है, अटेन करना और मेंटेन करना। नॉलेज को अटेन भी करना है और उसको मेंटेन भी करना है। ऐसी नॉलेज और स्किल को जिससे तुम तुम्हारा काम कैसे परफॉर्म कर सको, डिलीजेंटली कर सको, और कैसे, किसके हिसाब से, एज पर एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, PRL रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो वैसे ऑर्डर के लिए वर्ड यूज करते हैं PRL, तो यहाँ पर वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। यानी इंटरनल ऑडिटर को स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं, और टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आया उसका भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस का मतलब समझ गए, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। अब जिसे काम क्या हो, नॉलेज भी बोला है, स्किल भी बोला है, ठीक है, उस लेवल की नॉलेज स्किल। आओ बेटा, क्या क्या होना चाहिए उसके पास? सबसे पहला, वेदर चेक कर लो एडिक्वेटली और एप्रोप्रिएटली रिसोर्स है क्या वो, यानी एंटिटी के साइज और एंटिटी के काम के हिसाब से उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है काम करने के लिए। इंटरनल ऑडिटर के पास, इंटरनल ऑडिटर के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है, एंश्योर कर लो पर्सनल सफिशिएंट है उसके पास, इंटरनल ऑडिटर के पास काम करने के लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा है ये, मतलब बड़ी साइज़ है, लार्ज स्केल है, तो उस केस में रिसोर्स भी क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर नेचर कैसा है बिजनेस का, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, कैसा काम कर रहा है, उसके हिसाब से रिसोर्स होने चाहिए। तो पहले रिसोर्स चेक कर लो। दूसरा, पॉलिसी चेक कर लो, पॉलिसी फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर, कि भाई इनकी पॉलिसी कैसी है, वेदर देयर आर एस्टेब्लिश पॉलिसी, क्या पॉलिसी है क्या, कि भाई उसकी पॉलिसी एनडीटी की, कि अपन हायर करेंगे उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर को हायर करके उसको ट्रेनिंग भी देंगे, ट्रेनिंग देने से सामने वाला अच्छा काम करता है। एंड असाइनिंग, और कौन सा काम देंगे उसको, इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट का काम, जिसके लिए असाइन किया है सिर्फ वही काम देंगे, ठीक है। सेकंड में बोलता है पॉलिसी चेक कर लो, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब होता है अच्छे लोग हायर करो, अरे तुम हायर ही अच्छे करो तो कॉम्पिटेंट ही होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे नॉलेजेबल बंदे, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए हायर करने का, कुछ टेस्ट बनाए हो तुमने, सिलेक्शन टेस्ट वगैरह, तो तुम हायर ही ऐसे पर्सन करो। हायर करने के बाद उनको ट्रेनिंग भी दो, ट्रेनिंग से उनकी स्किल बढ़ेगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, अपग्रेड होगी, ठीक है, और असाइन करो इंटर्न। अब जब ऐसे काम करोगे तो बंदे का कॉन्फिडेंस पता पड़ेगा ना इससे। अरे आज अपनी हायर करने की पॉलिसी बहुत खतरनाक लेवल की है, बहुत क्वालिटी लोग अपन हायर करते हैं, तो कॉन्फिडेंस के बारे में तो मेरे को सोचना ही नहीं पड़ेगा उनके, समझ में आई बात। और वे टेस्ट इतने भारी भारी बना रखे हैं बंदे हायर करने के, सिलेक्शन टेस्ट, तो मेरे को पता पड़ गया इतने सारे टेस्ट देके आया तो बंदे में दम है, समझिए बात को। तो ये समझ में आता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है, वो जो बंदा आया ना उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए और एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, नॉलेज भी हो और ट्रेनिंग भी हो। डमी आर्टिकलशिप ना कर रखी हो कहीं, ठीक है, आर्टिकलशिप में डमी ना ले रखी हो, और डमी लेके पूरे 2 साल निकाल दिए, आता जाता कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई कर रखी, कर पाएगा काम। नॉलेज अकेली काफ़ी है क्या, ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। आर्टिकलशिप तुम्हारी सीए की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी जान लगा देना, बहुत अच्छे से करना। कई लोग तो सीए नहीं कर रहे होते ना, तो ट्रेनिंग कर लेते सीए की, और ट्रेनिंग करके कहीं भी चले जाते, गल्फ कंट्री वगैरह में चले जाते, खूब पैसा मिलता है उनको। हमारे कास्ट के लोग तो कहीं जाते, ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिलता है उनको। तो मस्त सीए का काम ही अपने आप में इतना खतरनाक है भाई, काम ही पैसा दिला देगा। हाँ, नाम में तो एक अलग ही चीज़ है भाई, सीए लग गया तुम्हारे नाम के आगे तो साइन के भी रुपए मिलेंगे फिर, ठीक है, फिर वो तो अलग ही बात है। लेकिन काम भी कोई कम नहीं है, काम भी दमदार है भाई, लाखों करोड़ रुपया काम से मिल जाएगा तुम्हें, इसलिए काम बहुत ईमानदारी से आ जाओ। मगर आर्टिकलशिप के अंदर जो काम अपन करते हैं सीए से रिलेटेड वही करना है, ठीक है। एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग, बंदे के पास नॉलेज भी हो, बंदे के पास ट्रेनिंग भी हो। तो अपन ने क्या पढ़ा, हाँ बेटा, अरे मेरे को एक वर्ड याद आ रहा है, रुको। तुम्हारे फाउंडेशन का नाम, सीए फाउंडेशन का नाम था सीपीटी, ठीक है। सीपीटी का फुल फॉर्म था कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग, मतलब तुम्हारे पास ऑडिटिंग की नॉलेज भी हो
और तुमने प्रैक्टिकली उसको किया भी हो, ट्रेनिंग भी हो तुम्हारे पास, ठीक है। नॉलेज रिलेटिंग टू द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एप्लीकेबल। अरे भाई ऑडिटर सबसे पहला काम क्या करता है अपने जीवन का, मतलब ये इसका ऑडिट का सबसे पहला काम अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग लेता है एंटिटी और एनवायरनमेंट की। हाँ, तो ये भी वही करे, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए इसके पास, इसकी एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, एप्लीकेबल फिर मतलब AFR की, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो, पॉलिसी अच्छी हो, रिसोर्स हो, ठीक, इसको अपन याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे। KTRP के मतलब नॉलेज हो, एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की और AFRF की, ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ ऑडिटिंग, आर रिसोर्स हो एज पर साइज एंड नेचर, और पॉलिसीज हो हायरिंग की, ट्रेनिंग की, ठीक है, इन सब की पॉलिसीज हो, अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, हायरिंग की, ट्रेनिंग, तीन चीज उसकी, एक चीज एंटिटी की। उसके पास नॉलेज हो, उसके पास ट्रेनिंग हो, उसके पास रिसोर्स हो, नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो, रिसोर्स हो, ठीक है, और एंटिटी की तरफ से क्या हो, पॉलिसी, ठीक है। तो KTRP लिख दो या KTRT लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो, इसको ट्रेनिंग भी बोल सकते हो, ट्रेनिंग वगैरह की पॉलिसी हो, हायरिंग की पॉलिसी हो, ठीक। तो तीन चीज उसकी, एक चीज एंटिटी की, नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो और रिसोर्स हो, और एंटिटी की पॉलिसी हो। रिसोर्स हो मतलब सफिशिएंटली रिसोर्स हो, मतलब उसके पास अच्छी नॉलेज भी हो, साथ में बंदे भी ऐसे हो उसके पास काम करने के लिए, पता बड़ा, हाँ इंटरनल ऑडिटर के पास बंदे होने चाहिए ना। अरे एक बंदा पूरा इंटरनल ऑडिट कर लेगा क्या? तुम पूरी फौज लेकर जाते हो तो तुमसे तो ज्यादा काम कर रहा है वो, हाँ, और साल भर वहीं रहता है, मतलब हमेशा वहीं रहता है, साल भर गया उसको अपॉइंट कर लिया, वो वहीं रहेगा, तो तुमसे ज़्यादा काम कर रहा है वो, अकेला करेगा काम। वैसे भी डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल होने चाहिए, कोई सा भी डिपार्टमेंट बोलो, सेल डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल होने चाहिए, ठीक है। तो सफिशिएंटली रिसोर्स होना चाहिए हर चीज़ के मामले में, नॉलेज वगैरह भी सफिशिएंट हो उसके पास, साथ में काम करने के लिए जो लोग वगैरह है, पर्सन वगैरह है, वो भी हो उनके पास, ठीक है। वो रिसोर्स की बात कर रहा है। CO पढ़ लिया, डी बाकी है, डी पे आने से पहले बता दूं, नहीं बताता यार, CO की बात एक बार, CO को अलग अलग पढ़ा, कल एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपका दिन मंगल।